नमस्कार ओंकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। सर ये बताइए कि आज पीएम मोदी एक तो बहुत गुस्से में थे और दूसरा उन्होंने जो अडानी, अंबानी को लेकर कांग्रेस पर हमला किया है, उसको कैसे देखा जाए? क्या सच में टेम्पो भर-भर कर पैसा, माल पहुँचा है कांग्रेस को? अब प्राइम मिनिस्टर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी आक्रामक हैं। शुरू के जो 2 फ़ेज़ हुए थे अंजू जी, उसमें अपेक्षाकृत थोड़ा-सा शांति से अपनी बात रख रहे थे और अ, बहुत आक्रामक दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि ट्रोलिंग की मुद्रा में थे, विपक्षी दलों की भी और जो एक इकोसिस्टम है उसकी भी, जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको भी ज़रा ठीक तरीके से प्यार से समझा रहे थे और सहला रहे थे। लेकिन दूसरे चरण के बाद जो है आप देख रही हैं कि नरेंद्र मोदी के जो तेवर हैं वो वही लौट आए हैं जिनके लिए बहुत सारे लोगों ने टिप्पणियाँ की थी कि अरे भाई 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, आपके ये तेवर कहाँ थे जो अभी आप निकाल कर के लाए हैं। तो मुझे लगता ये है कि इसके लिए नरेंद्र मोदी कम ज़िम्मेदार हैं और जो उनके विरोधी हैं वो ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने, जिस तरीके से सैम पेट्रोडा ने अ, आर्थिक सर्वे कराने का, सामाजिक सर्वे कराने का, जातिगत जनगणना करा कर के लोगों की संपत्तियों का पता लगाने का और उसका पुनर्वितरण करने का जो एक शिगूफा छोड़ा, उसके बाद से उनके जो तेवर हैं वो बहुत तल्ख़ होते हुए चले गए। और उन्होंने कहा कि क्या अब ये नौबत आ गई है कि हम जो सुहाग की निशानी होती है मंगलसूत्र, उसको भी ढूँढ कर के निकालेंगे? क्या ये हालत हो गई है कि घरों में घुसेंगे, आप पता लगाएँगे किसी के पास पशु हैं, किसी के पास कितने पैसे हैं, किसी के पास कितने खेत हैं, कितने घर हैं। फिर आप उनको हड़पेंगे, हड़पने के बाद जो है उनका पुनर्वितरण किसमें करेंगे? उनको करेंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं या घुसपैठियों को करेंगे, किसको करेंगे आप? जिनकी आप राजनीति करते रहे हैं और जिनके बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कहते रहे कि साहब जो संसाधन हैं देश के उन पर पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है और अल्पसंख्यकों में भी मुस्लिमों का है, तो क्या आप उनमें ये वितरण करेंगे? तो पहले अभी जो एक इंटरव्यू उनका टाइम्स नाउ के साथ आया था नाविक और सुशांत सिन्हा के साथ, उसमें उन्होंने बहुत खुल कर के बातें की है और उन्होंने कहा है कि साहब इन विषयों पर अब खुल कर के बात करने की ज़रूरत आ गई है, क्योंकि ये हिडन एजेंडा चलाते रहे हैं मुस्लिम वोटों के लिए, उनको तुष्ट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए और किसी भी सीमा तक जा रहे हैं। तो फिर ऐसे में ज़रूरी है कि इनको अब नेक्ड किया जाए, निवस्त्र किया जाए, इनको बताया जाए कि एक्चुअल में ये खेल क्या खेल रहे हैं और इससे मतलब देश और समाज में किस तरह के हालात, किस तरह के तनाव और विभाजन के तत्व जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। इसी तरीके से अडानी-अंबानी का नाम लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री आमतौर पर अडानी-अंबानी का नाम लेते नहीं हैं, किसी उद्योगपति का नाम इस तरीके से लेते भी नहीं हैं। लेकिन ये खेल शुरू किसने किया था और क्यों किया था? इसके पीछे मकसद क्या था राहुल गांधी का? लगातार अडानी-अंबानी को टारगेट करने के पीछे मकसद क्या था? मकसद तो सीधा-सीधा ये था ना कि वो दोनों भी गुजरात से आते हैं और हुँ, नरेंद्र मोदी भी गुजराती हैं, तो इस करके जो है नरेंद्र मोदी को घेरिए। अब अडानी और अंबानी कोई आतंकवादी तो है नहीं, कोई देश विरोधी तत्व तो है नहीं। बिल्कुल। उन्होंने जो काम किया है, दुनिया में ऐसे कितने उद्योगपति होंगे जो अपने-अपने देशों के लिए इस तरीके से काम करते हैं। और जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसमें उनका कितना बड़ा योगदान है। और किस तरीके से उन्होंने एक तरीके से संबल प्रदान किया है, लाखों लाख परिवारों को जिनके यहाँ रोज़ी-रोटी उनके यहाँ से चलती है। और अलग-अलग सेक्टर में भी उन्होंने कितना काम कर रखा है और उनकी गणना जो है वो विश्व के जाने-माने उद्योगपतियों की
लिस्ट में होती है, तो ऐसे लोगों को आप गाली देते रहे हैं। ये आपका कोई व्यक्तिगत मसला होगा या कोई आपकी बीमारी होगी जिसकी वजह से आप अडानी अंबानी को सुबह उठ करके गाली देना शुरू करते हैं और रात तक देते हैं। जी। पर प्रधानमंत्री ने इनकी एक तरीके से नस दबाने का काम किया है कि अभी हाल के कुछ समय से आपने अडानी अंबानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया? कहीं माल-मत्ता तो नहीं पहुँच गया है? ये ले तो नहीं आए हैं वहाँ से? कुछ खेल तो नहीं कर लिया है? तो अब जवाब दें। सोशल मीडिया पर अभी कांग्रेस का ट्विटर हैंडल में देख रहा था, तो वहाँ पर कुछ अ, राहुल गांधी के भाषण 4-5 जिसमें उन्होंने अडानी-अंबानी का ज़िक्र कर रखा है, वो लेकिन वो जो शुरुआती फ़ेज़ थे और उससे पहले चुनाव की घोषणा होने से पहले की जो उनकी सभाएँ हैं, तब के ये हैं। पर एक तरीके से मजबूर कर दिया ना मोदी ने कि आप जो राग अलापते रहे हैं अडानी-अंबानी को लेकर के, आप खुद अपने सोशल मीडिया मंच पर एक्सपोज़ कर रहे हैं अपने आप को कि हाँ, हमारे नेता जो हैं, वो ये राग अलापते रहे हैं। कभी 5 उद्योगपतियों की बात करते हैं, कभी 15 उद्योगपतियों की बात करते हैं, कभी 15 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया उनका, इसकी बात करते हैं। जितने अर्थवेत्ता हैं, जितने आर्थिक मामलों के जानकार हैं, उनका कहना है किसी का 1 पैसा कभी माफ़ नहीं होता है हुँ। और कोई सरकार माफ़ नहीं करती है। हाँ, किसी पर ऋण है और वो उसको जी। चुकता नहीं कर पा रहा है, तो उसको बट्टे खाते में डाल करके रखा जाता है कि इनसे ये वसूल तो करना है, पर इस वित्तीय वर्ष में हम इसको यहाँ रख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये काम ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही किया है, सारी सरकारें करती आ रही। सर, लेकिन अभी आपने जैसा कहा ना कि अपने टाइमलाइन पर शेयर कर रहे हैं कि देखिए राहुल तो कब-कब बोलते रहे हैं। पर आप देखो मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, उन्होंने उल्टा पीएम मोदी को ये कहा कि देखिए ऐसा लग रहा है कि अब उनके दोस्त उनके नहीं रहे हैं, मतलब वो इधर आ गए हैं इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं अडानी-अंबानी के लिए। ये तो जब भी इकोनॉमिक और ग्लोबल समिट्स होती हैं, उनमें आप महिंद्रा के भी भाषण उठा के देख लीजिए, आप मुकेश अंबानी के भी भाषण उठा के देख लीजिए। अडानी तो आम तौर पर बचते हैं कि वो बिना मतलब उनको लेकर के कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई है, तो वो हिचकते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के साथ किसी तरह के फ्रेम में ना आने आने पाएँ या इस तरह की चीज़ें ना हों। क्योंकि एक कोई पुराना विमान का साथ-साथ यात्रा करने का कोई एक फ़ोटो है, उसको लेकर के ये राहुल गांधी नंगई पर उतर आए थे और पार्लियामेंट में भी उस फ़ोटो को लेकर के चले गए और जो इनका पूरा इकोसिस्टम है, उसी का ढोल बजा रहा है। लेकिन आप उनके ज़रा भाषण उठा कर के देखिए, वो किस तरीके से नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हैं और पूरा उद्योग जगत, केवल ये भारत की बात नहीं है। एलन मस्क जो है वो टेस्ला के सर्वेसर्वा जो अभी पिछले महीने 21 तारीख हाँ, को आने वाले भारत आने वाले थे, अचानक कुछ कारणों से उन्होंने टाला है। उन्होंने किन शब्दों में नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है और अमेरिका के ही अभी एक दूसरे उद्योगपति थे, जिन्होंने कहा है कि साहब नरेंद्र मोदी ने तो वो काम किया है, जो आज तक किसी ने नहीं किया। 40 करोड़ आबादी को गरीबी की रेखा से ऊपर ले आए। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा, जेमिन जेमिन नाम है शायद उनका, उन्होंने कहा कि अमेरिका को आज ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है। तो जो उद्योग जगत का और उद्योग जगत में भी जो अलग-अलग कंपनी के सीईओज़ का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर के, इनकी नीतियों को लेकर के जो एक सापेक्ष और सकारात्मक रुख देखने को मिलता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या राहुल गांधी के किसी सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है या मल्लिकार्जुन खड़गे के किसी सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है? इन लोगों ने तो देश का क्या हालत करके छोड़ा हुआ था 2013-14 में, वो क्या किसी से छिपा हुआ है? किस बिल्कुल। हालत में, किस कंडीशन में ये देश को छोड़ कर के गए थे? पर सर अभी सैम पित्रोदा जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, कांग्रेस के जयराम पल्ला झाड़ लेते हैं कि उनके निजी विचार हैं, लेकिन वो ओवरसीज़ कांग्रेस के प्रेज़िडेंट हैं।
पहले विरासत टैक्स की बात कर रहे थे, अब आप देखिए कैसे उत्तर के लोग क्या देखते हैं, पश्चिम के लोग क्या देखते हैं, दक्षिण के क्या देखते हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, रंग के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। इस पर भी पीएम मोदी आज उन्होंने रैली में कितना कुछ सुनाया है उनको कि ये किस तरह की राजनीति है। इनका ये कहना कि साहब दक्षिण भारत में जो लोग रहते हैं वो अफ्रीकन जैसे लगते हैं, पश्चिम भारत में जो रहते हैं वो अरेबियन लगते हैं, उत्तर भारत में जो रहते हैं वो श्वेत गोरों लगते हैं। जैसे लगते हैं, और पूर्वी भारत में जो रहते हैं वो चीनी लगते हैं। मतलब आप ना तो भारत को जानते हैं, ना भारतीय संस्कृति को जानते हैं, ना भारत की जिन चीज़ों से पहचान है उनके बारे में जानते हैं। आप उड़ीसा के किसी दूरस्थ इलाके में पैदा हुए ज़रूर हैं, किसी गुजराती परिवार में, और उसके बाद एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आप जाकर के अमेरिका में बस गए और वहीं आपने कुछ कंपनियाँ-वंपनियाँ बना ली, लेकिन आप भारत को जानते ही नहीं हैं, भारत को समझते ही नहीं हैं। और जो विभाजन का तत्व एक तरीके से राहुल गांधी के दिमाग में घुसा हुआ है, लंदन जाते हैं तो कहते हैं कि ये राष्ट्र नहीं है, राज्यों का संघ है। इसी ऐसे ही इनके गुरु हैं, और इस तरह की बातें करके आप एक्चुअल में मैसेज क्या देना चाहते हैं? और जैसा जयराम रमेश को भी कहना पड़ा कि जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है भारत की, उसके बारे में इस तरह की डेफिनेशन देना, ये तो स्वीकार्य हो ही नहीं सकता है। आपको मतलब भारत में रहने वाले भारतीय नहीं लगते हैं, चीनी भी लगते हैं, अरेबियन भी लगते हैं, अफ्रीकन भी लगते हैं और गोरे भी लगते हैं, पर वो भारतीय नहीं लगते हैं। तो कोई मानसिक बीमारी है। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी और सैम पेट्रोडा में एक कॉम्पिटिशन चल निकला है, और ये कॉम्पिटिशन ये है कि नहीं राहुल जी, इस बार आप नहीं, इस बार तो मैं मोदी जी को लेकर के आऊंगा सत्ता में वापस। और जो 400 का लक्ष्य इन्होंने रखा है वो हम पूरा कराएंगे। ये हो सकता है थोड़ा बहुत लटक जाए, कहीं कोई गुंजाइश रह जाए, कोई मतदाताओं में हिचक हो या ढीलापन हो, उत्साह उतना ना हो, पर हम ऐसे-ऐसे राग अलापेंगे कि लोग अपने घरों को छोड़ने, दुकानों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएँगे और मतदान केंद्रों पर जाकर के लंबी-लंबी कतारें लगा करके मोदी जी को वोट डालेंगे। इतना डरा दो। अब आप देखिए इन्होंने क्या-क्या, मतलब किस-किस तरह की कंट्रोवर्सीज़ को जन्म दिया है। मैं शो में बैठने से पहले जो विरासत टैक्स की बात आप कर रही थी अभी, इनका एक्चुअल में बयान क्या था वो? उन्होंने कहा कि आपने अपने जीवन में खूब संपत्ति बनाई है। आपके जाने के बाद ये संपत्ति जनता के लिए भी छोड़नी चाहिए। पूरी संपत्ति नहीं बल्कि आधी, जो मुझे सही लगता है। और इन्होंने कहा था कि 23 अप्रैल को ये कहा था इन्होंने कि भारत में अमेरिका की तरह विरासत टैक्स लगाने की ज़रूरत है और इस पर बहस करने की ज़रूरत है। अमेरिका में 55% संपत्ति जो है वो अ, सरकार को चली जाती है और 45% हिस्सा जो है वो परिवार अ, को मिलता परिवार को दे दिया जाता है। हकीकत क्या है? अमेरिका में 50 काउंटी हैं, मतलब राज्य जिनको कह लीजिए। उनमें से केवल 6 राज्यों में ये लागू है। 50 में से 6 में, 44 में लागू नहीं है, और उन 6 में भी ये 55% नहीं है। कहीं 3% है, कहीं 7% है, कुछ इस तरह से है। आप अपनी पार्टी का भट्टा बैठाने में क्यों लगे हुए हैं? आप लोगों को डरा क्यों रहे हैं? होता तो ये है कि भई आप चुनाव के समय बहुत अच्छी-अच्छी बातें करिए, मीठी-मीठी लगने वाली बातें करिए, लोक लुभावनी बातें करिए। हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, मोदी जी जितना नहीं दे पा रहे हैं, हम उससे और 4 गुना देंगे। तो लोगों की समझ, अच्छा, आप किस वर्ग को डरा रहे हैं? जिन वर्गों के पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया है अपनी मेहनत से, अपनी मेधा से, अपनी परिश्रम से, उनको आप डरा रहे हो। वो तो ऑलरेडी वही कांग्रेस से रूठा बैठा है। वो तो कांग्रेस को वोट ही नहीं दे रहा है।
तो आप जो आपसे छिटक गए हैं उनको वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे या उनको और डरा करके दूर भगाएंगे? एक तो ये इनका कंट्रोवर्शियल हुआ। एक आपको हुँ, याद होगा अंजू जी, 2019 में इनसे पूछा गया था कि साहब जो सिख विरोधी दंगे हुए हैं, 84 उसके लिए क्या कांग्रेस को माफ़ी नहीं माँगनी चाहिए? और हुँ, ये 10 मई 2019 की घटना है जब इन्होंने कहा कि अब क्या है 1984 का और भाजपा ने 5 साल में क्या किया? उनकी बात करो ना, 84 में तो जो हुआ सो हुआ, ये बयान इन्होंने दिया था। तो जो हुआ सो हुआ मतलब 3000 सिखों का कत्लेआम हुआ था। उनके गले में टायर डाल करके जिंदा उनको जला दिया गया था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। और आप कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ। इसके अलावा इनका एक और बयान था 6 अप्रैल 2019 का, जिसमें इन्होंने कहा था कि मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, उन्हें ज्यादा टैक्स देने के लिए कमर कसना चाहिए। अच्छा, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी इनका एक बयान आया था। इन्होंने कहा था कि साहब किन्हीं कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरे देश को निशाना नहीं बनाना चाहिए, पाकिस्तान को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। और एक बयान इनका ये 6 जून 2018 का है, जिसमें इन्होंने कहा था कि भारत में बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा जैसी समस्याएं हैं, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। हर कोई राम के बारे में, हनुमान के बारे में, मंदिर के बारे में बात करता है। मंदिर बनने से आपको क्या मिल जाएगा? मतलब इन्होंने ये तय कर रखा है कि इनको कांग्रेस जो की लंका है लगा दी। कांग्रेस को आगे बढ़ने ही नहीं देना, पनपने ही नहीं देना है। आप ऐसे-ऐसे सर मुद्दों पर बातें करते हैं। सर आप सोचिए ना, एक तो राहुल गांधी स्टार कैंपेनर है बीजेपी के लिए, अब एक दूसरे भी आ गए हैं। अब चौथे चरण के मतदान के लिए कैंपेनिंग चल रही, तो एक नया मुद्दा उन्होंने खुद ही थमा दिया कि आइए इस पर बात करते हैं। और कैसे जाति धर्म में बांटने की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उसी को तो आगे बढ़ा रहे हैं उनके गुरु सैम पित्रोदा। उन्होंने और विस्तार से बता दिया, इसके अलावा तो कुछ और है नहीं। और यही सारा मुद्दा जो है कांग्रेस और ये पूरा इंडिया अलायंस लेके चल रहा है। पर आपने पाकिस्तान का जिक्र किया सर, तो पाकिस्तान का के प्रति प्रेम तो कांग्रेस का फिर जाग रहा है। वहां फवाद चौधरी कहता है कि राहुल इज ऑन फायर। यहाँ पर 26/11 के आतंकवादी हमले में शशि थरूर भी कूद जाते हैं। कांग्रेस के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मेरे ख्याल से जितेंद्र या वेतियार उनका नाम है, वो विजय वेतियार, वो कूद जाते हैं। वो कहते हैं कि उस वक्त हेमंत करकरे की मौत तो आतंकवादियों की गोली से नहीं हुई थी, बल्कि एक ऐसे पुलिस अधिकारी की गोली से हुई थी जो आरएसएस से प्रभावित है। और फिर उसको शशि थरूर भी हवा देते हैं। तो ये क्या है? उधर से कांग्रेस की तारीफ हो रही है पाकिस्तान से, यहाँ पर 26/11 के लिए पाकिस्तान को फिर से क्लीन चिट दी जा रही है। तो ये किस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है? एक्चुअल में जब वो 26/11 की घटना हुई थी, उसी समय के तुरंत बाद के आप बयान उठा करके देख लीजिए, माफ़ी चाहूँगा। हम्म, उसी हम्म, समय के आप बयान उठा करके देख लीजिए दिग्विजय सिंह वगैरह के, ये तो उस घटना के पीछे भी आरएसएस का हाथ ही बता रहे थे। हम्म। ये तो ये भगवा मानने को ही आतंकवाद। तैयार ये तो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि अजमल कसाब और उसके जो दूसरे 9 साथी थे, वो पाकिस्तान से, कराची से किसी नौका पर आए थे। और वो पूरा षड्यंत्र एक्चुअल में कई बार लगता है कि कहीं नेक्सस तो नहीं है, कोई मिलीभगत तो नहीं है। क्योंकि जो इनके हैंडलर थे, जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे और जो सैटेलाइट फ़ोन से बातचीत कर रहे थे, उनकी उनकी सारी जो बातचीत है उसको आप सुन लीजिए। और जिस तरीके से लाइव कवरेज उस समय हो रही थी और पोजीशन बताई जा रही थी कि हेलीकॉप्टर अब कहाँ पहुँचे हैं और जो मेरिन हमारे हैं सुरक्षाकर्मी हैं वो कहाँ कौन से बिल्डिंग में जो है उतरने वाले हैं, और वहाँ से उनको गाइड किया जा रहा था कि अब हेलीकॉप्टर वहाँ है, अब हेलीकॉप्टर वहाँ है। तो ये कौन लोग कर रहे थे? वो लाइव प्रसारित करने वाले चैनल कौन थे? वो रिपोर्टर कौन थे? वो रिपोर्टर बाद में कांग्रेस के कितने नज़दीकी साबित हुए? नारिया टेप जो कांड था, वो सारा मामला, और दिग्विजय सिंह के बयान कि ये तो आरएसएस का किया धरा है। जो आतंकवादी वहाँ से आए थे, उनके नाम भी हिंदू रखे गए थे, उनको कलावा बाँधा गया था, ताकि ये साबित किया जा सके कि ये अटैकर जो हैं, ये हिंदू हैं, ये मुसलमान नहीं हैं।
तो ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है, और इस देश का क्या हाल बना करके इन्होंने छोड़ा हुआ था 2014 से पहले। आज हैदराबाद की मस्जिद में बम ब्लास्ट हो रहा है, आज झवेरी बाजार में हो रहा है, आज बेंगलुरु में कहीं बम फट रहे हैं, कहीं कलकत्ता में फट रहे हैं, कहीं नई दिल्ली में किसी हाई कोर्ट के प्रांगण में फट रहे हैं, कभी कनॉट प्लेस में फट रहे हैं। आपने सुना है 2014 के बाद में पठानकोट से आगे कोई आतंकवादी दस्ता बढ़ पाया हो, या हिंदुस्तान के किसी हिस्से में कोई बड़ी आतंकवादी वारदात हुई हो? नहीं सर, पहले तो हम क्योंकि लोग अतीत तौर पे सुनते थे कि जब आप जाएं तो किसी लावारिस वस्तु को ना छुएं। याद है दिल्ली पुलिस दिल्ली में कितनी जगह बोला करती थी लाउड स्पीकर लगा लगा कर। तीज त्योहार पर लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे कि कहीं कोई ट्रांजिस्टर बम ना मिल जाए, कोई खिलौना बम ना मिल जाए। कितना कुछ होता था उस वक्त, लेकिन अब तो नहीं सुनते। तो ये वो लोग हैं जो मुसलमानों का और आतंकवादियों का घाल-मेल करके रखते हैं। इनको लगता है कि आतंकवादियों पर अगर कार्रवाई हुई तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, और मुसलमानों के तो वोट लेने हैं, इसलिए ऐसी बातें करो कि मुसलमान खुश हो जाएं। पता नहीं, मतलब इनको कुछ दिमागी बीमारी है, और ये इस बीमारी से कब मुक्त होंगे कह नहीं सकते। इतने झटके लग चुके हैं। और जिस इंटरव्यू का मैं बात कर रहा था उसमें एक बात और नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि अभी तक मैंने ये बात कभी कही नहीं, लेकिन आज मैं भारतीय मुसलमानों से कह देता हूँ। उन्होंने कहा था कि एक तो इस मानसिकता से उबर लो कि आप किसी को सत्ता में बैठा सकते हो या सत्ता से निकाल करके फेंक सकते हो। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि खाड़ी के देश भी बदल रहे हैं, दुनिया भर के मुसलमान बदल रहे हैं। मैं तो जब खाड़ी के देशों में जाता हूँ, लंच पर या डिनर पर बैठता हूँ, तो जो अमीरों के परिवार हैं वो पूछते हैं योग के बारे में कि हम विधिवत प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या करें? तो पूरी सोच बदल रही है। और यहाँ अगर योग की बात करो तो हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है। और उन्होंने जो एक्चुअल में इनके मुसलमानों के ठेकेदार बने हुए हैं और जो उनको भड़काते रहते हैं, वो किसका नुकसान कर रहे हैं? अब मुझे ये बताइए, मैं थोड़ा-सा और विस्तार में जाना चाह रहा हूँ। जी 2014 उत्तर प्रदेश को ही ले लेते हैं, बस बाकी की चर्चा नहीं करते। तो 2014 में बिना मुसलमानों के वोटों के उनको 70 से ज़्यादा सीटें मिली थी ना भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल। 2017 में भी बिना मुसलमानों के ही योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को उत्तर प्रदेश की 80 में से 64 सीटें मिल गई थी, वो भी बिना मुसलमानों के वोटों के ही मिली थी। और 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, फिर इनके बिना वोट के ही मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ दूसरी बार। तो क्या अभी भी अकल नहीं आ रही है? और आप देख लीजिए, ये सारे रिजल्ट उठा करके 2 विधानसभा और 2 लोकसभा, उत्तर प्रदेश से कितने मुसलमान एमएलए बने हैं और कितने एमपी बने हैं। समझ में आ जाएगा कि देश का जो मिजाज है वो किस तरीके से बदल चुका है। और ये चीजें अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर इनका कोई भला नहीं कर सकता है। ये जितने बयान दिए जा रहे हैं ना, जितने महाराष्ट्र में जी नेता प्रतिपक्ष ने ये कह दिया, करकरे का जो है वो तो उसकी तो फला की गोली से जो है मौत हो गई थी या शहीद हुए थे, या शशि थरूर क्या कह रहे हैं या फलाने ढिमकाने क्या कह रहे हैं। ये एक्चुअल में धीरे 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 कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। और कांग्रेस को इन्होंने मुस्लिम यूनियन, मुस्लिम लीग बना करके रख दिया है, और उसका नतीजा भुगत रहे हैं। 2019 में तो राहुल गांधी अमेठी से भागे थे, और इस बार तो वायनाड में भी खतरे की घंटी है, लाल जो है लाइट दिखाई दे रही है। वरना क्या जरूरत थी रायबरेली से लड़ने की? बिल्कुल। अगर आपको भरोसा होता 100% कि मैं वायनाड से जीतूंगा, तो आपको रायबरेली आने आने की जरूरत नहीं थी। और अब जरा ये रायबरेली जरा पहुंच जाए, उसके बाद का माहौल देखिएगा उत्तर प्रदेश का।
सर रायबरेली में तो आप देखो ना कितना ड्रामा हुआ। मतलब तस्वीरें आ रही थी कि अमेठी में तो रथ तैयार है राहुल गांधी की, और अखिलेश यादव की तस्वीरों वाला टेंट लग गए हैं कि बस नॉमिनेशन अमेठी से होगा। फिर डर के मारे रायबरेली पहुंच गए। और सर बहन जो इतनी एक्टिव नजर आ रही है, प्रियंका वाड्रा, जिनके बारे में कहा जा रहा था इस बार उतरेंगी मैदान में, उनको उतारा नहीं। उधर लाइन में खड़े थे जीजा जी भी, वो भी नहीं आए। सिर्फ राहुल रायबरेली से उतर गए। चिट्ठी भी लिखी हुई है सोनिया गांधी ने तो अपने वहां पर लोगों को कि इनका साथ दीजिए। तो मतलब डर तो है। अगर डर नहीं होता वायनाड से तो क्यों आते यहाँ पर, जबकि वो तो बहुत पिछली बार ही कह चुके थे कि मुद्दों की बात तो वायनाड के लोग करते हैं, वहां के लोग तो बिना मतलब की राजनीति करते हैं। जब इतनी स्टेटमेंट दे चुके थे वो उत्तर भारत के लोगों के लिए, अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोगों के लिए, तो फिर क्या आने का मतलब था। वो जगजीत सिंह साहब की एक गजल है ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो ये जो प्रियंका गांधी वाड्रा वगैरह जो है, कैमरों पर जितना मुस्कुरा करके अपने भीतर का गम छुपाने की कोशिश करती हैं, वो उसका तो मतलब और मर्म जो है वो लोग समझते हैं ना अच्छे तरीके से। तो प्रियंका गांधी वाड्रा खुद कोशिश कर रही थी कि वो इस बार रायबरेली से मां के द्वारा छोड़ी गई सीट पर चुनाव लड़े। अंदरूनी खबरें ये हैं, और चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी कवर करता रहा अमर उजाला में रहते हुए नेशनल ब्यूरो में, तो मुझे कांग्रेस में मेरे काफ़ी सूत्र भी हैं और लोग भी हैं जो बता देते हैं। हकीकत ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रही थी और तैयारी कर रही थी। लेकिन राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे ही इसलिए हैं कि प्रियंका नॉमिनेशन दाखिल ना कर दे और वो चुनाव ना लड़ जाए। राहुल गांधी किसी को भी लोकसभा में अपने बराबर में बैठा हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और अगर प्रियंका गांधी वाड्रा का एक दो भाषण लोकसभा में ठीक ठाक हो जाता चुनाव जीतने के बाद, तो फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी की चर्चा नहीं होती, क्योंकि राहुल गांधी तो रिजेक्टेड माल है ना भाई। 2014 में कांग्रेस की लुटिया डुबाई, 2019 में डुबो दी, और इन 10 सालों में 2014 से लेकर के 2024 तक लोकसभा में इन्होंने भाषण दिए हैं ना मोदी के खिलाफ। और जो लोकसभा के रिकॉर्ड पे होता है, जो देश देखता है, उसी से परसेप्शन भी बनाता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि पप्पू है, पप्पू है। पप्पू नहीं है भाई साहब, सतर्क हो जाओ, नींद से जागो। ये बहुत जहरीला इंसान है। ये समाज का और देश का बहुत बड़ा नुकसान करने में लगा हुआ है। ये बांटने के, वो जो केरोसिन छिड़का हुआ है पूरे देश में, आग लगने वो जो, वाली। तो केरोसिन कोई और नहीं छिड़क रहा है। नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए। या तो इंडोर ये मीटिंग्स करते हैं श्रीमान जी, और या ये रोड शो वगैरह कर रहे हैं। ये कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जहां ये एक्सपोज हों। और जब इंडोर चीजें होती हैं तो किस तरह की होती हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सर अभी इंडोर मीटिंग का ही तो खुलासा कर रहे थे वो, जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। उन्होंने तो जी कहा हाँ, इंडोर बैठक हुई जिसमें ये कहा गया कि अगर हमारी सरकार आई तो हम तो एक ऐसा कमेटी बनाएंगे जिसके पास सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावर होगी, और जो राम मंदिर वाला मामला है, फैसला है, उसको पलट देंगे। यानी कि राम मंदिर तोड़ने की प्लानिंग बना रहे थे। पहले के जमाने में जो युद्ध हुआ करते थे वो जमीन पर हुआ करते थे, उसमें विमान वगैरह तो होते नहीं थे। हम्म। जो हारने वाली सेना होती थी और जिनको अपना भूभाग, अपनी जमीन, अपना राज्य छोड़ करके भागना पड़ता था, वो क्या काम करते थे? पहले कुएं हुआ करते थे, वो कुओं में जहर डाल दिया करते थे ताकि जो लोग पीछे से आए और कब्जा करें और यहाँ उनको पानी की जरूरत पड़ेगी तो ये जहरीला पानी पी करके मर जाएं। तो इनको इस बात का बहुत अच्छे तरीके से एहसास हो चुका है कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए इनकी अब सत्ता में तो वापसी होने वाली नहीं है, यानी कांग्रेस वापसी नहीं कर पाएगी। मैं कल रात एक्चुअल में बहुत सुबह 3-4 बजे तक जाग करके देख रहा था अलग अलग राज्यों में क्या सिचुएशन है। इस पर मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा कि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की हालत कितनी दयनीय हो चुकी है।
वहां से वापसी संभव नहीं है। तो ऐसे हालात पैदा कर दो कि समाज को बांट दो, देश में आग लगा दो, केरोसिन छिड़क दो और जरूरत पड़े तो फिर माचिस दिखा दो। ये काम कर रहे हैं ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, देश को विभाजित करने के लिए लड़ रहे हैं, और ये बहुत बहुत खतरनाक सिचुएशन है। सर आप देखो ना, हर दूसरे भाषण में तो ये कहा जाता है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है राहुल गांधी का यूट्यूब पर, जिसमें वो कहते हैं कि ये चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि संविधान बचाने के लिए है, लोकतंत्र बचाने के लिए है, क्योंकि अगर 400 से ज्यादा सीटें आएंगी बीजेपी की तो संविधान बदल जाएगा। वो भूल जाते हैं सर इतिहास की सबसे ज्यादा संविधान में जो अमेंडमेंट्स हुए वो तो उनकी कांग्रेस की सरकारों में हुई है। अगर ये 10 साल का इतिहास देखें तो कितनी कम अमेंडमेंट्स हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो ये झूठा फेक नैरेटिव सेट करके लोगों को डराने का ही काम तो कर रहे हैं। नहीं, ये जो देश की जनता 2014 से बार बार नरेंद्र मोदी को चुन रही है, वो किस लिए चुन रही है? विदेश यात्राएं करने के लिए, मजे लूटने के लिए, और नौसेना का एक बड़ा सा जहाज लेकर के इटालियन रिश्तेदारों के साथ और अपने कुछ नज़दीकी मित्रों के साथ समुद्र के अंदर जाकर के छुट्टियां मनाने के लिए? नहीं, नरेंद्र मोदी को इस देश में उन मूलभूत बदलावों के लिए जो बहुत सालों से बाट जोह रहे हैं, और उसके लिए अगर संविधान में संशोधन करने पड़े तो क्यों नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी? ये उनको देश की जनता एम्पावर्ड कर रही है, ये देश की जनता कह रही है कि आप करिए, और नरेंद्र मोदी ने तो करके दिखाया है भाई। आज जीएसटी का कलेक्शन कितना है? 2 लाख करोड़ से ज्यादा ऊपर पहुंच गया वो, जिसको एक गब्बर टैक्स बोलते थे। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन पर मंथ का अगर जीएसटी का पहुंच रहा है, तो ये जो आर्थिक सुधार आपके मतलब तमाम तरह के दुष्प्रचार के बावजूद उन्होंने करके दिखाए हैं, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कितना स्ट्रांग आदमी है। और वो तो पहले ही कह चुके हैं कि जरा 2024 में वापसी करने दीजिए, उसके बाद बहुत बड़े और कड़े फैसले लेने हैं। तो ये तो रोएंगे, बहुत बुरी तरीके से रोएंगे। सर वो इसीलिए तो अभी से रोना गाना शुरू हो गया ना, इसीलिए तो अभी से वो देश को बांटने की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। मतलब आगे बढ़ बढ़कर कंपटीशन मचा हुआ है। आप बिल्कुल सही कहते हैं, सैम पित्रोदा और राहुल गांधी के बीच में कि कौन है जो पीएम मोदी को ज्यादा सीटों के साथ जिताएंगे। पर सर अब देखते हैं तीसरे चौथे दौर की वोटिंग 13 तारीख को है, उससे पहले भी और बहुत सारे मुद्दे यही लोग लेकर आएंगे। ये तो खुद ही अपने लिए मतलब कुआं खोद रहे हैं और ऐसे मुद्दे थमा रहे हैं बीजेपी को कि जिन पर ये खुद फंस जाते हैं। सर आपने समय निकाला इस विषय पर चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत जी धन्यवाद आपका। नमस्कार, नमस्कार। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।